शुरुआत घने जंगल के बीच बने एक पुराने केबिन से होती है, जहां अचानक उस केबिन की खिड़की से एक लड़का जान बचाकर बाहर कूद आया और बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसी समय घर के अंदर से एक चुड़ैल जैसी डरावनी औरत बाहर निकली। उसने वो बंदूक उठा ली जो लड़का घबराहट में पीछे छोड़ गया था और खून लगे गिलास को जीभ से चाटने लगी। उधर लड़का डर के मारे जंगल में गिरता पड़ता भागता रहा। भागते भागते उसने जल्दी से एक लिफाफा अपने बैग के अंदर छिपा लिया, जैसे वह उसके लिए सबसे कीमती चीज हो। फिर उसके हाथ बार बार खाली कमर की तरफ जा रहे थे। तब अचानक पूरे जंगल में उस औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। उसी पल ऊपर से तेज रोशनी उस पर पड़ी, जिससे उसकी आंखें चौंधी आ गईं। फिर उसी रात जंगल में गश्त कर रहे पुलिस ऑफिसर्स ने उस लड़के को ढूंढ निकाला। जब उन्होंने उसे पास से देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि वह रॉनी हार्लो था, पर रॉनी बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें खाली थीं और वह किसी ट्रांस जैसी हालत में दिख रहा था। इसके बाद कहानी साल 1997 में मार्थ वाइनर्ड नाम के एक छोटे से आइलैंड पर शिफ्ट होती है, जहां नोहा नाम का एक लड़का अपनी माँ मार्थ और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। उनका एक सुंदर सा बीच हाउस था जो समुद्र के बिल्कुल पास बना हुआ था और गर्मियों के मौसम में वे उस घर के कमरे यात्रियों को किराए पर दिया करते थे। उसी सुबह उनके घर एक नई किराएदार आई जिसका नाम मिस हेल्वसन था। वो सिर से पैर तक काले कपड़ों में थी और उसका लुक बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसे देखते ही नोहा के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन उसने इस एहसास को नजरअंदाज किया और वहाँ से चला गया। जिसके बाद नोहा एक एडिटर से मिलने पहुंचा। दरअसल नोहा अपने पिता की तरह एक फेमस रिपोर्टर बनना चाहता था। इसी वजह से वह अक्सर इस शहर के बारे में लेख लिखा करता था। रोज की तरह इस दिन भी उसने एक लेख लिखा था और वही लेख उसने एडिटर को पढ़ने दी। वो लेख एक ऐसे आदमी के बारे में थी जो चुपचाप एक औरत पर गंदी नजर रखता था। एडिटर ने कहानी को ध्यान से पढ़ा। शुरुआत में उसे नोहा की लेखन शैली पसंद आई, लेकिन आखिर में उसने कहानी छापने से मना कर दिया। उसने नोहा को समझाते हुए कहा कि यह जगह बहुत सुरक्षित मानी जाती है। लोग यहाँ डरने या घबराने के लिए नहीं, बल्कि शांति, सुकून और आराम के लिए आते हैं। एडिटर ने नोहा की काबिलियत की तारीफ भी की और कहा कि वह सच में अपने पिता की तरह बन सकता है, लेकिन साथ ही उसने सलाह दी कि अगर वह यहाँ अपने लेख छपवाना चाहता है तो उसे हल्की, खुशहाल और सकारात्मक कहानियां लिखनी होंगी। जिसके बाद नोहा एक बेसबॉल मैच खेलने गया। मैच काफी रोमांचक रहा और आखिर में उसकी टीम जीत गई। फिर खेल खत्म होने के बाद वह अपने दोस्तों यूजीन, सैमी और बेन के साथ हंसते बोलते घर लौट रहा था, लेकिन तभी वे एक पुराने और सुनसान घर के पास से गुजरे। वो घर जीन नाम के एक रहस्यमय आदमी का था। उस आदमी को लेकर पूरे इलाके में अजीब अफवाहें फैली हुई थी। कहा जाता था कि साल 1965 में उसकी पत्नी और बच्चे अचानक गायब हो गए थे, लेकिन नोहा को पूरा यकीन था कि उन लोगों की हत्या हुई थी और उनकी लाशें अब भी उसी जमीन में कहीं दबी हुई हैं। फिर नोहा ने दोस्तों से कहा कि अगर वे वहां जाकर जांच करें तो उसे अखबार के लिए एक बड़ी खबर मिल सकती है। ये सुनते ही उसके दोस्त नाराज हो गए। वे जानते थे कि नोहा की जिज्ञासा अक्सर उन्हें मुसीबत में डाल देती है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नोहा अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर में वे सब अनमने मन से उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। फिर वे चुपचाप जीन के घर के पास पहुंचे और दबे पांव अंदर घुस गए। तभी उन्होंने देखा कि जीन जमीन खोद रहा था। उसके हाथों की हरकतें और उसकी बेचैनी देखकर बच्चों का शक और भी गहरा हो गया। अब जैसे ही जीन वहां से हटा, चारों बच्चे तेजी से खलिहान के अंदर घुस गए। खलिहान के अंदर नोहा को एक पुराना जंग लगा बॉक्स दिखा। वो उसे देखकर उत्साहित हो गया और उसे खोलने ही वाला था कि अचानक बाहर से आहट सुनाई दी। घबराकर सभी बच्चे वहीं छिप गए और अपनी सांसें थाम ली। उसी पल नोहा को याद आया कि उसका बैग तो बाहर ही रह गया था। उसका दिल बैठ सा गया, लेकिन तभी जीन वहां आ गया। उसे देखते ही सभी लोग बिना पीछे मुड़े पूरी तेजी से वहां से भाग निकले। फिर उस रात बेन अपनी बीच डेट पर गया, जहां उसकी मुलाकात एली नाम की एक लड़की से हुई। दोनों समंदर के किनारे बातें करते हुए टहल रहे थे। तभी दूर से काले कपड़ों में एक रहस्यमय शख्स उन्हें लगातार देखता हुआ नजर आया। फिर बेन और एली पानी में तैरने चले गए। तभी दोनों की नजर उस काले कपड़ों वाली आकृति पर पड़ी। तब अचानक वह शख्स भी पानी में कूद गया और अगले ही पल उसने एली को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती पानी के नीचे खींचने लगा। बेन ये सब देखकर घबरा गया और एली को बचाने के लिए तुरंत पानी के अंदर गया, लेकिन तभी उस औरत ने एली को छोड़ दिया और बेन को पकड़ लिया। उसी पल पानी के अंदर से एक तेज रोशनी निकली, जिससे सब कुछ चमक उठा। उस रोशनी की वजह से एली किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गई और बाहर निकल आई। अगली सुबह नोहा जब घर से बाहर निकला तो वह चौंक गया, क्योंकि उसका बैग बाहर ही रखा हुआ था। ये वही बैग था जो वह पिछली शाम जीन के घर के पास भूल आया था। उसने जब बैग खोला तो उसके अंदर एक पुरानी किताब रखी हुई थी जो साफ तौर पर जीन की तरफ से छोड़ी गई थी। ये देखकर नोहा के मन में अजीब सा ख्याल आया कि शायद जीन उतना बुरा इंसान नहीं है जितना लोग उसे समझते हैं। यही सोचकर नोहा बेन के घर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बेन की माँ एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रही थी, जहां ऑफिसर उसे बोल रहा था कि बेन ठीक है और वह सिर्फ डूबने के डर की वजह से सदमे में है। लेकिन नोहा को यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी, इसलिए वह उससे मिलने चला गया। जब उसने बेन से बात करने की कोशिश की तो बेन बिल्कुल चुप रहा। वो तो नोहा के सवालों का जवाब भी नहीं दे रहा था और उल्टा उसकी आंखों में वही अजीब सा खालीपन था जो कहानी की शुरुआत में रॉनी की आंखों में दिखाई दिया था। इसके बाद नोहा ने एली से बात की। एली अब भी डरी हुई थी और बार बार कांप रही थी, पर उसने नोहा को पूरी घटना विस्तार से बताई। एली की बातों को सुनकर नोहा को यकीन होने लगा कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। नोहा ने कहा
कहा कि उन्हें यह सब पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन एली की आंखों में बेबसी आ गई। उसने बताया कि उसने पहले ही सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ये सब सुनकर नोहा सच्चाई जानने के लिए बीच पर गया। तभी उसे वहाँ काले कपड़े का एक टुकड़ा मिला। दूर उसे मिस हेल्वरसन भी दिखाई दी। इसके बाद नोहा सीधे जीन के घर पहुंचा। उसने पहले बैग लौटाने के लिए उसका धन्यवाद किया और फिर पिछली रात चुपके से अंदर घुसने के लिए माफी भी मांगी। थोड़ी बातचीत के बाद नोहा को पता चला कि जीन पहले एक पुलिस अफसर रह चुका था। ये सुनकर नोहा की उम्मीद जगी। उसने जीन से मदद मांगी और समुद्र में हुई पूरी घटना उसे बता दी, लेकिन जीन ने उसकी बातों को बेकार की कल्पना कहकर टाल दिया और बिना कुछ और सुने उसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जिसके बाद नोहा घर लौट आया, जहाँ मार्थ ने उसके लिए खाना तैयार किया था। उसने नोहा से कहा कि वह ये खाना चुपचाप मिस हेल्वरसन के कमरे के दरवाजे के बाहर रख दे। नोहा का मन तो नहीं था, लेकिन वो चुपचाप प्लेट लेकर ऊपर चला गया। जब नोहा मिस हेल्वरसन के दरवाजे के पास पहुंचा तो अंदर से अजीब सी बड़बड़ाहट सुनाई देने लगी। जिज्ञासा के मारे उसने धीरे से चाकू लिया और दरवाजे के नीचे की दरार से झांकने की कोशिश करने लगा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि मिस हेल्वरसन अंदर से उसे ही घूर रही थी। ये देखते ही नोहा के शरीर में सिहरन दौड़ गई और डर के मारे वह प्लेट वहीं छोड़कर तेजी से वहां से भाग गया। उधर जीन अपने घर में अकेला बैठा पुराने वीडियो देख रहा था। स्क्रीन पर उसका परिवार नजर आ रहा था। उन पलों को देखकर जीन की आंखें भर आईं और उसका चेहरा उदास हो गया। तभी उसने टीवी ऑन किया। खबरों में बेन के डूबने की घटना दिखाई जा रही थी। ये खबर देखते ही जीन बेचैन हो उठा। फिर अगले दिन बेसबॉल मैच के दौरान नोहा बहुत गुस्से में था। उसका ध्यान खेल में नहीं लग रहा था और एक फैसले को लेकर उसकी अंपायर से बहस हो गई। माहौल बिगड़ता देख जीन वहां पहुंचा। उसने नोहा को शांत किया और उसे खेलने के कुछ तरीके बताए। जाते जाते जीन ने कहा कि वो बेन से भी बात करेगा। ये सुनकर नोहा को पहली बार थोड़ी उम्मीद महसूस हुई। मैच के बाद नोहा जीन को बेन के पास ले गया। बेन अब भी ट्रांस जैसी हालत में था। जब जीन ने उससे समुद्र की घटना के बारे में पूछा तो बेन ने सपाट लहजे में कहा कि वह लहरों की वजह से खींच गया था। उसने पानी के अंदर दिखाई दी तेज रोशनी का जिक्र तो किया, लेकिन उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये सुनकर जीन ने बेन की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और इसे एक सामान्य हादसा मानकर नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर नोहा को गुस्सा आ गया। उसने जीन से कहा कि बेन झूठ बोल रहा है और कुछ छिपा रहा है, लेकिन जीन ने समझाते हुए कहा कि अगर किसी ने बेन को पकड़ा होता तो उसके शरीर पर चोट या संघर्ष के निशान जरूर होते। इसके बाद कहानी उस रात की तरफ शिफ्ट हो जाती है जब कुछ यंगस्टर्स बीच पर पार्टी कर रहे थे। उसी भीड़ में एक लड़के की नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो लड़की भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और साफ तौर पर उसमें दिलचस्पी दिखा रही थी। कुछ देर बाद वह लड़की उसे पार्टी से दूर जंगल की तरफ ले जाने लगी। वो जगह नो मैनस लैंड के नाम से जानी जाती थी। लड़का वहाँ जाने से हिचक रहा था क्योंकि उसे पता था कि यह इलाका प्रतिबंधित है और दूसरे विश्व युद्ध के समय यहाँ बमों का परीक्षण हुआ करता था। लेकिन लड़की ने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया और मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे उस अंधेरे इलाके की तरफ ले गई। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक जंगल के अंदर से लड़के की डरावनी चीखें गूंज उठी। उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरी जगह हिल गई और एक रोशनी आसमान तक दिखाई दी। और अगली सुबह नोहा ने यह खबर टीवी पर देख ली, जहाँ रिपोर्टर बता रहा था कि घायल लड़के का नाम केविन है और वह किसी तरह जिंदा बच गया है। तभी टीवी स्क्रीन पर केविन की झलक दिखाई गई। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बिल्कुल वैसे ही देख रहा था जैसे बन और उससे पहले रॉनी देखा करते थे। ये देखकर नोहा को यकीन हो गया कि यह सब सिर्फ हादसे नहीं है, बल्कि किसी डरावनी चीज का काम है। उसने बिना देर किए यह सारी बातें जीन को जाकर बता दी। नोहा की बातें सुनते ही जीन का चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे भी यकीन होने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने फैसला किया कि सच्चाई जानने के लिए उन्हें नो मैनस लैंड जाना होगा। नो मैंस लैंड पहुंचकर जीन जमीन पर पड़े पैरों के निशान ध्यान से देखने लगा। उसकी नजरें हर छोटी छोटी बात पर थी, जबकि नोहा उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वे विस्फोट वाली जगह पर पहुंचे तो नोहा शॉक रह गया, क्योंकि जमीन पर उसे काले कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा मिला। वो टुकड़ा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे पहले बीच पर मिला था। जिसके बाद नोहा ने यूजीन और सैमी से मुलाकात की और उन्हें यह सब सबूत दिखाए। इससे यह साफ हो गया कि आइलैंड पर सच में एक चुड़ैल मौजूद है। फिर नोहा चुड़ैलों पर रिसर्च करने लगा, जहाँ उसे पता चला कि चुड़ैलों को जिंदा रहने के लिए बच्चों की जरूरत होती है। अगर वे ऐसा ना करें तो वे कमजोर हो जाती हैं या मर भी सकती हैं। और उसने यह भी जाना कि वे आम लोगों की तरह दिखने के लिए अपना रूप भी बदल सकते हैं। बाद में नोहा ने जीन को अपने दोस्तों से मिलवाया। पहले वे डर गए, लेकिन नोहा ने बताया कि जीन बुरा इंसान नहीं है। फिर सभी ने मिलकर चुड़ैल के बारे में चर्चा की। उन्होंने समझा कि पिछली रात हुआ विस्फोट चुड़ैल की गलती की वजह से हुआ था। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि चुड़ैलों को कैसे मारा जा सकता है। लेकिन एक सवाल सबको परेशान कर रहा था, अगर चुड़ैल को बच्चों की जरूरत थी तो वह उन्हें मारने के बजाय बेहोशी जैसी हालत में घर क्यों भेज रही थी। इस पर जीन ने एक अंदाजा लगाया। उसने कहा कि शायद वह पहले ही कई बच्चों को गायब कर चुकी है और अब लोगों का शक बढ़ने की वजह से छुप कर काम कर रही है। और उसने यह भी बोला कि विस्फोट में वह घायल भी हुई होगी। इसलिए उसने बच्चों से कहा कि वे किसी ऐसे इंसान पर नजर रखें जिसके शरीर पर जलने के निशान हो, क्योंकि वही चुड़ैल हो सकती है। जीन की यह बात सुनते ही नोहा के दिमाग में एक नाम गूंज उठा, मिस हेल्वरसन, क्योंकि उसका अजीब व्यवहार, काले कपड़े और रहस्यमयी नजरें, अब सब कुछ साफ लगने लगा।
नोहा को यकीन होने लगा कि चुड़ैल वहीं हो सकती है। उसी शक के चलते जब मिस हेल्वरसन घर छोड़कर बाहर गई तो नोहा ने मौका देखा और वह चुपचाप उसके कमरे में घुस गया और चारों तरफ तलाश करने लगा। तभी उसकी नजर एक कागजों के ढेर पर पड़ी जहाँ कई बच्चों के नाम और उनकी जन्मतिथियों की एक सूची लिखी हुई थी। नोहा का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उस सूची में उसके दोस्तों के नाम भी शामिल थे। ये सब देखकर नोहा सीधे अपने दोस्तों से मिलने गया। उसने यूजीन और सैमी को सारी बात बताई और समझाया कि शहर में जितनी भी अजीब और डरावनी घटनाएं हुई थीं, वे सब मिस हेल्वरसन के आने के बाद ही शुरू हुई थीं। अब बच्चों को भी यकीन हो गया कि वही चुड़ैल है। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि वे कैमरे के साथ उसका पीछा करेंगे और उसे हाथ पकड़ेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि मिस हेल्वरसन घर से निकलकर एक बच्चों के थिएटर की तरफ जा रही है। ये देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि वह यहाँ एक साथ कई बच्चों को अगवा करने वाली है। तभी नोहा ने देखा कि मिस हेल्वरसन एक बच्चे को छूने वाली है। उसने तुरंत उसे धक्का दे दिया और दोनों स्टेज पर गिर पड़े जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। फिर यूजीन ने उस पर पवित्र पानी फेंका लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। तब जॉन ने सबके सामने कहा कि यह औरत विच है। लेकिन मिस हेल्वरसन ने खुद को बच्चों की किताबें लिखने वाली लेखिका बताया और कहा कि वो यहाँ सिर्फ स्टोरी पढ़ने आई थी। फिर जॉन ने उस अजीब भाषा का जिक्र किया जिसे वह रूम के अंदर बोल रही थी। इस पर वह गुस्से में बोली कि वह लैटिन में प्रार्थना करती है। इस शर्मनाक घटना के बाद गुस्से में आई मिस हेल्वरसन ने गेस्ट हाउस छोड़ने का फैसला कर लिया, जबकि मार्था उससे माफी मांगती रहती है। उसने पूरे सीजन का बचा हुआ पैसा भी वापस मांगा। उसके जाने के बाद जॉन ने अपनी माँ से माफी मांगी, लेकिन गुस्से में मार्थ ने उसे अपने सामने से जाने को कह दिया। इसके बाद जॉन सीधे जीन के घर पहुंचा और आज जो कुछ भी हुआ था सब उसे बता दिया। जीन गंभीर आवाज में उसे समझाता है कि झूठा आरोप किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। तब जॉन ने अपने पिता के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके पिता एक पत्रकार थे जो सच्ची कहानियों की तलाश में दुनिया भर में घूमते रहते थे, पर आखिरी रिपोर्टिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वह कहता है कि वो अपने पिता की तरह सच को सामने लाना चाहता है, लेकिन शायद वह गलती कर बैठा है। जॉन की बात सुनकर जीन भी चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने भी अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसका बेटा जो आज 34 साल का होता, उसे 5 साल की उम्र में उसकी आंखों के सामने से अगवा कर लिया गया था। उस समय उसने उसका पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से उसका बेटा कभी नहीं मिला। जीन ने आगे बताया कि इस घटना के बाद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी और पिछले 30 सालों से वह अकेला ही अपने बेटे को ढूंढ रहा है। उस पल दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा जाता है क्योंकि दोनों ही किसी न किसी तरह अपने जीवन में किसी ऐसे सच का बोझ उठाए हुए थे जो कभी उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। खैर, अगली सुबह जॉन और जीन पुलिस चीफ और एडिटर से मिलते हैं। वे जानते थे कि विच की बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने सीधे यह कहने के बजाय समझाया कि शहर में कोई शिकारी मौजूद है जो बच्चों को निशाना बना रहा है। लेकिन पुलिस चीफ कहता है कि हर साल इस आइलैंड पर बच्चे या तो समुद्र में डूब जाते हैं या फिर नो मैंस लैंड में हादसों का शिकार हो जाते हैं। उसके मुताबिक ये सभी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण जरूर थी, लेकिन यह आम मानी जाती थी। जीन ने बच्चों के अजीब व्यवहार जैसे उनकी खाली आंखें और काले कपड़ों के टुकड़े जैसे सबूत सामने रखे, फिर भी किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर में जॉन ने हिम्मत करके कहा कि इसके पीछे कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक विच है। ये सुनते ही रूम में बैठे बड़े लोग हंसने लगे। उनके लिए ये सिर्फ एक बच्चे की कल्पना थी, लेकिन जॉन और जीन जानते थे कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। इसके बाद जॉन भारी मन से घर की तरफ लौटने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर यूजीन की साइकिल और उसके बैग पर पड़ती है। ये देखते ही जॉन के दिल में घबराहट दौड़ गई। उसने आसपास आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वह जंगल की तरफ बढ़कर उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी ही देर में उसे यूजीन मिल जाता है। यूजीन हांफती हुई आवाज में बताता है कि किसी अनजानी चीज ने उसका पीछा किया था। तभी उसने कांपते हाथ से दूर जंगल की तरफ इशारा किया। जॉन ने उधर देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ काले कपड़े में लिपटी एक आकृति खड़ी थी जिसने चेतावनी दी कि जहाँ उसका काम नहीं है वहाँ दखल न दे। डर के मारे दोनों लड़के तुरंत जंगल से भागते हैं और अपनी साइकिलों तक पहुँचते हैं। वहाँ यूजीन ने गुस्से में जॉन से कहा कि वह उससे दूर रहे, क्योंकि उसकी वजह से ही इस मुसीबत में फंस गया है। इतना कहकर यूजीन वहाँ से चला जाता है। अब जॉन अकेला खड़ा रह गया। तभी उसकी नजर अपने जूतों पर पड़ी, जहाँ जूतों पर लाल समुद्री घास लगी हुई थी। फिर अंधेरे में घर जाते समय अचानक एक कार कहीं से आती है और उसका पीछा करने लगती है। यह देखकर जॉन पूरी ताकत से साइकिल चलाने लगता है और किसी तरह जीन के घर पहुंच जाता है। उसने बताया कि एक कार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन जब जीन बाहर देखने गया तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। जिसके बाद जीन ने जॉन को न्यू हैम्पशायर के एक शहर के बारे में बताया जहाँ पहले भी कई बच्चे गायब हुए थे। उसने रॉनी हार्लो का जिक्र किया जो गायब होने के बाद लौटने वाला पहला बच्चा था और जिसकी आंखों में वही खालीपन होता है। जीन को अब पूरा यकीन हो गया था कि इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही सच्चाई छिपी होती है, इसलिए वह वहाँ जाने का फैसला करता है ताकि रॉनी से मिलकर कुछ पता लगाया जा सके। फिर जीन ने किसी तरह रॉनी को ढूंढ लिया और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। तभी जीन ने उसके बैग की जांच की और उसमें विचेज पर लिखी एक किताब मिली। उसे एक लिफाफा भी मिला जिसमें अलग अलग बेसबॉल टीमों की तस्वीरें और एक चाबी थी। उस चाबी से जीन अलमारी में रखा एक छोटा बक्सा खोलता है। उसके अंदर विच का नक्शा, अखबार की कतरने और चांदी की गोलियां रखी थी। अब जीन को यकीन हो गया कि रॉनी इस रहस्य की तह तक पहुंच चुका था। फिर यह सब लेकर जीन अपने घर की ओर निकल पड़ता है, पर रास्ते में अचानक उसने गाड़ी रोक दी और नक्शे और तस्वीरों को ध्यान से देखने लगा। तब उसे समझ
समझ आ गया कि यह तस्वीरें अलग अलग शहरों और समय की बेसबॉल टीमों की थी, लेकिन उनमें एक चीज समान थी कि हर तस्वीर में वही अंपायर मौजूद था। उधर जॉन एक और बेसबॉल मैच खेल रहा था। तभी उसकी नजर अंपायर के जूतों पर पड़ी, जिन पर लाल समुद्री घास चिपकी हुई थी। उससे भी ज्यादा डरावना तब हुआ जब उसने अंपायर के हाथ पर जलने का निशान देखा। तभी जॉन को एहसास हुआ कि वह जिस विच को ढूंढ रहा था वह शुरू से उसके सामने ही था। मैच खत्म होते ही जॉन ने यूजीन और सैमी को एक तरफ बुलाया और उन्हें सब कुछ बता दिया। उसने साफ कहा कि अंपायर ही वह विच है। सैमी को यह बात मजाक लगी, लेकिन यूजीन ने उस पर भरोसा किया क्योंकि वह खुद विच का सामना कर चुका था। यूजीन ने बताया कि उसे अंपायर का पता मालूम है और तीनों ने वहां जाने का फैसला किया। कुछ ही देर में वे कैमरा और एक बेसबॉल बैट लेकर अंपायर के घर पहुंच गए। फिर चुपचाप अंदर घुसकर वे सब कुछ रिकॉर्ड करने लगे। तभी जॉन ने देखा कि अंपायर के पास कई नकली पहचान पत्र थे। वहीं यूजीन और सैमी को कई बच्चों के जूते मिले। तभी अचानक अंपायर उनके सामने आ गया और उन्हें बेहोश कर दिया। कुछ देर के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। तभी अंपायर उनके सामने आया। उसके हाथ में 2 चाकू थे जिनकी धार हल्की रोशनी में चमक रही थी। वह बोला कि वह महीनों से भूखा है और अब खुद को रोक नहीं पा रहा है। फिर वह अपनी सच्चाई बताने लगा कि जिंदा रहने के लिए उसे बच्चों का शिकार करना पड़ता है और हर कुछ सालों में अपनी पहचान और जगह बदलनी पड़ती है। आखिर में उसने कहा कि मार्थ वाइनर्ड उसके लिए सबसे सही जगह थी क्योंकि हर गर्मी में यहाँ थी। वो हंसते हुए बोला कि सिर्फ बच्चों की जवानी पीना काफी नहीं होता। ये कहते हुए उसने तीनों की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा कि अब उनकी बारी है। फिर उसने जॉन को पहले खाने का फैसला किया। जैसे ही उसने जॉन को छुआ उसका असली डरावना रूप सामने आ गया और वह जॉन को घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी। तभी जॉन ने अपना लाइटर दोस्तों की तरफ फेंक दिया। फिर वे जॉन को रसोई में ले गई। वहीं सैमी और यूजीन ने लाइटर से खुद को आजाद कर लिया। फिर सैमी ने बैट से विच को निशस्त्र किया और यूजीन ने जॉन को छुड़ाने में मदद की। तभी जीन वहां पहुंचा और उसने विच पर गोली चलाई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद जीन ने चांदी की गोलियां इस्तेमाल की। इस बार गोली लगते ही विच की आत्मा बाहर निकलने लगी, जिससे साबित हो गया कि चांदी असर करती है। हालांकि विच फिर से खुद को संभालने में कामयाब हो गई। जिसके बाद जीन ने बच्चों से वहां से भाग जाने को कहा, लेकिन जॉन पीछे नहीं हटा और उसके साथ तहखाने में चला गया। तभी अचानक विच अंधेरे से निकलकर आई और उसने जीन को दूर फेंक दिया। ये देखकर जॉन ने फर्श पर पड़ा हथियार उठाने की कोशिश की, लेकिन विच ने उसे भी दूर फेंक दिया। फिर उसने जॉन को हवा में उठा लिया और उसकी आत्मा खींचने लगी। तभी जीन ने गोली चलाई और विच को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जीन ने लगातार गोलियां चलाई, जिससे विच के अंदर कैद सारी आत्माएं आजाद हो गईं। आखिर में वो विच मर गई और सभी आत्माएं बच्चों के पास लौट गए। कुछ समय बाद जॉन ने जीन पर एक सच्ची कहानी लिखी ताकि शहर में फैली गलत अफवाहें खत्म हो सकी। फिर उसने ये कहानी एडिटर को दिखाई, जो इस लेख से बहुत प्रभावित हुआ और उसे छापने के लिए तैयार भी हो गया। बाद में जॉन जीन से मिलने गया। जीन ने लेखक के लिए उसका धन्यवाद किया और बताया कि कई बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं। फिर कहानी के अंत में रिटायर हो चुका जीन अपनी एक्स वाइफ से मिलने पहुंचा, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सके। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म